अमेरिका का ईरान पर बहुत बड़ा हमला। ईरान के 3 शहरों पर हमला किया अमेरिका ने। केश्म द्वीप, सिरिक और बंदर अब्बास में हमले किए गए हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी बमबारी की गई है। तो देखिए कैसे देर रात ईरान पर बम बरसाए हैं अमेरिका ने। ईरान के सिरिक पर हमले में कई लोग घायल हुए हैं। सिरिक पोर्ट के कमर्शियल डॉक पर हमला किया गया है। बम धमाकों से कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए ये इंटेंसिटी देखिए ब्लास्ट की। सिरिक पोर्ट के कमर्शियल डॉक पर यह हमला हुआ है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। और अगली जो खबर है वो और गंभीर है। अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया है ईरान पर हमलों को लेकर। 10 दिन पहले से 5 गुना बड़ा हमला। यह कहा अमेरिका ने। अप्रैल के बाद ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया है, यह अमेरिका ने कहा है। तो ईरान पर अमेरिकी हमला कहां का, किस तरह के इलाकों पर किया गया, आइए जल्दी से इस बारे में आपको बताता हूं। ईरान पर अमेरिकी हमला। बंदर अब्बास एक सैन्य ठिकाना है। सिरिक एक रिहायशी इलाका है। केश्म द्वीप पर ईरान के तेल ठिकाने हैं। युद्ध पोतों से हमले किए गए। बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी एयर डिफेंस पूरी तरह से फेल है। सीज फायर के बाद सबसे बड़ा हमला। पहले की तुलना में 4-5 गुना तेज हमले किए गए हैं। जल्दी से ईरान चलते हैं डॉक्टर रिजवी के पास। डॉक्टर रिजवी, क्या अभी तक हम ईरान और अमेरिका की डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि पर्दे के पीछे भी इसमें कोई किरदार है, वो जिसका नाम आपने लिया था, वो जो लगातार कह रहा है कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा होने तक नहीं मानेंगे? इजराइल वो कह रहा है कि किसी भी कीमत पर हम ईरान को एक न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। क्या आप मानते हैं कि उसका भी हाथ हो सकता है अमेरिका के इन हमलों में, यानी वो उसके इन्फ्लुएंस में भी अटैक हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, उसका हाथ तो है, लेकिन मैं पहले आपको ये बताऊं कि देखिए ये जो न्यूक्लियर का धोस दिया जाता है, डराया जाता है, ये बहुत पुरानी पॉलिसी हो गई। क्या ईरान ने हिरोशिमा नागासाकी पे हमला किया था? क्या वेनेजुएला के प्राइम मिनिस्टर को ईरान ने उठा ले गया? या अफगानिस्तान, वियतनाम, इराक में ईरान ने हमला किया? बहरहाल वो धोस दिखा के जो चाहता है अमेरिका कि ईरान में, यहाँ मिडल ईस्ट में जो है, इस रीजन में अमनियत ना हो और हमेशा लड़ाई में घिसते रहे, जिसके ऊपर उनको जो है अपने वेपन्स बेच सके, अपने आर्म्स बेच सके। बहरहाल कोई तो चाहिए ना जिनको भेजे। तो आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे उसमें अमेरिका का पैर जरूर दिखेगा। और सेकंड चीज जो आपने कहा जो इसराइल का, जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एमओयू की शर्त ये थी, पहला क्लॉज ये था कि इसराइल जो है वहां से पीछे हटे। 20-25 किलोमीटर अंदर आ चुका था जो इसराइल, वो हटने को तैयार नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि पूरे 10 दिन से आप अगर न्यूज एनालिस कीजिए तो हर रोज 1-2-4 जो है बम्पिंग इसराइल लबनान में कर रहा था। तो जिसकी वजह से ईरान बार बार ये कह रहा था कि देखो जब तक सारे महाज पे लड़ाई खत्म नहीं होती तब तक ईरान ने उन 3 शिप्स को इसलिए मारा क्योंकि इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा था लगातार, या ईरान ने उन 3 शिप्स को इसलिए मारा क्योंकि वो ईरान के कहे वाले रास्ते से नहीं जा रहे थे, क्योंकि लड़ाई तो उसी के बाद से शुरू हुई है फिर से? नहीं देखिए, हम सिर्फ एक चीज को नजर में नहीं रख सकते हैं। इसके पीछे जो पर्दे के पीछे से कि आपने कहा बहुत सी चीजें होती हैं। और खुद ये एमओयू, जैसा कि सर ने भी बताया, ये एक कच्चे धागे की तरह था। आप कच्चे धागे से अगर पतंग उड़ाना चलेंगे तो वो फौरन टूट जाएगी। इसमें बहुत मतभेद है। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा वही जो सर ने भी बताया कि इसराइल जो है बिल्कुल बात मानने को तैयार नहीं है। इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिर जो है आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी कह रहा है ईरान ठीक है, हम कंट्रोल करेंगे। और हमारे पैनलिस्ट ऐसे की बात आपने एक पैनलिस्ट की बात सुनी डॉक्टर रिजवी, 2 पैनलिस्ट ने कुछ और कहा, वो आपने शायद सुना लेकिन शायद उस पर आप बोल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ, आपके देश में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, दरार दिख रही है वहां पर ट्रस्ट में, और इसीलिए हम सब जानते हैं अब्बास अराक्ची को लेकर कैसे हुटिंग हुई पब्लिक में। क्या टॉप लीडरशिप में और आपकी सेना में पट नहीं रही है, फैसलों को लेकर एक राय नहीं है, इस वजह से भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आप लोगों को महसूस होता है ये? देखिए, मैं तो जो यहाँ पे हूँ और पब्लिक का सेंटीमेंट देख रहा हूँ और ग्राउंड लेवल पे हूँ, तो मैं ये कहूंगा ये मतभेद हमको तो नजर नहीं आता है। लेकिन ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आप कौन सी कंट्री का, एक कंट्री का नाम लीजिए जहां पे आपस में मतभेद ना हो। कोई आप कंट्री का नाम नहीं ले सकते। और उसके अलावा खूब आप मार्को रूबियो देख लीजिए, जेडी वेंस देख लीजिए, ट्रम्प देख लीजिए,
ये तीनों जो है अलग धारे पे बहते हैं, इनमें कितना मतभेद है, कितनी बातें हैं, वो सब सामने आती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पहली बात तो कोई यहाँ पे मतभेद नहीं है, अगर होता है तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे इत्तेफाक से मैं उल्टा कहना चाहूंगा, इस पूरे वार में आप देखेंगे कि ये वाहिद वो मुल्क है जो यहाँ पे पब्लिक भी साथ में है, IRGC भी है और गवर्निंग बॉडी भी है, तीनों एक साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं, एक तरह से काम कर रहे हैं। अगर कहीं वार होता है, देखिए कोई अटैक होता है, फौरन पिज़िशकियान साहब का भी बयान आता है, फौरन अरागची साहब बोलते हैं, फौरन जो है मिस्टर कालीबाफ बोलते हैं। इस तरह से हम नहीं कह सकते एक कंट्री को